बीच एक और बड़ी खबर है। महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे पर विवाद सुलझ गया है। शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, कांग्रेस और एनसीपी पे समझौता हुआ है। 85-85-85 के फॉर्मूले पर चुनाव अब लड़ा जाएगा। एमबीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला सेट हो चुका है, यानी शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी 85-85-85 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। आयुष, 33% पर यह पूरा फॉर्मूला सेट हुआ है। कुल मिलाकर के समय महाराष्ट्र की स्थिति कम से कम महाविकास आघाड़ी के लिए बिल्कुल सॉल्वेबल लग रही है। देखिए, कांग्रेस दबाव में है, ये दबाव रिफ्लेक्ट हो रहा है। दोनों दल जो उसके साथ हैं, शरद पवार का गुट, एनसीपी एसपी और उद्धव ठाकरे का गुट, वो दोनों रीजनल पार्टीज थी जिनमें दो धड़े हो चुके हैं। इसके बावजूद कांग्रेस का बराबर सीटों पर लड़ना ये दिखाता है कि कांग्रेस आलाकमान का जो दबाव है वो लोकल पीसीसी पर हावी रहा है, और 85-85 सीटों पर लड़ना ये भी दर्शाता है कि कांग्रेस ने बहुत बड़ा त्याग किया है। उसके स्टेक्स दांव पर थे और ये त्याग कितना काम आएगा, क्योंकि एक तरफ आपके पास ये है कि आप अपना संगठन मजबूत करें, आप अपनी पार्टी को मजबूत करें, या दूसरी तरफ आप बीजेपी को हराने के लिए ये त्याग करें। शायद कांग्रेस ने चूज किया है कि अपने संगठन की एक तरह से जो भी तर्जी तवज्जो थी उसको किनारे किया जाए, लोकल पीसीसी के जो भी इश्यूज थे उसको किनारे किया जाए, और 85-85 सीटों पर लड़ना ये साफ दर्शाता है शिखा कि कांग्रेस दबाव में है। वो दबाव न सिर्फ उद्धव ठाकरे का है बल्कि शरद चंद्र पवार का भी है। आप सोचिए, दोनों दल जो है वो एक तो रीजनल प्लेयर्स हैं, और ऐसा भी नहीं कि उन्होंने अकेले दम पर कभी बहुमत या बहुमत के करीब का भी आंकड़ा हासिल किया हो, और इन दोनों दलों में दो दो गुट हो गए थे। अजित पवार एक बड़ा स्टेक लेकर गए पार्टी का चुनाव चिन्ह तक लेते गए। उद्धव ठाकरे उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह तक एकनाथ शिंदे लेकर चले गए। उसके बावजूद बराबर सीटों पर लड़ना यह दर्शाता है कि कांग्रेस यहां पूरी तरह से लोकल प्लेयर, रीजनल प्लेयर्स के दबाव में है। और आयुष, इसकी वजह एक और भी हो सकती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ये पहली बार है जब शिवसेना में दो फाड़ हुए हैं। हो सकता है इमोशनल सपोर्ट जो है वो महाराष्ट्र के लोगों का मिल सकता है। एक फैक्टर और इसमें शिखा जो सामने आ रही बात अभी कि 270 सीटों का ये जो आंकड़ा है, अभी कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर बातचीत होगी। अच्छा। और दबाव था 18 सीटों पर अभी बातचीत होनी बाकी है, यानी ये 270 पर जो है ये फॉर्मूला सेट किया गया है 85-85-85 का, यानी 18 और सीटें हैं। अब देखना इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि 18 सीटों पर कौन अपना कब्जा करता है और कांग्रेस इस पर कितना खेल पाती है। सत्यप्रकाश सोनी भी मेरे सहयोगी मेरे साथ ग्राउंड जीरो से कनेक्टेड है। सत्यप्रकाश, ये फॉर्मूला सेट हुआ है 270 पर, क्या लग रहा है इस समय, क्या कांग्रेस दबाव में है या 18 सीटों को अपने साथ जोड़ करके एक अलग तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती है? बिल्कुल शिखा जी, देखिए एक सीधे तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से कांग्रेस दबाव में अब आ गई है, क्योंकि कल जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने अल्टीमेटम दिया था कि आज के आज जो है शिवसेना का फार्मूला तय कर लीजिए, अन्यथा वह लोगों को की घोषणा कर देंगे। अब ऐसे में कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही थी कम से कम 100 के आंकड़े को छू लिया जाए, लेकिन आज सुबह संजय राउत ने भी कहा था कि शिवसेना भी 100 के आंकड़े को छुएगी। अब ऐसे में जो बंटवारा हुआ, अब समझिए कि जो विवाद था वो सीट शेयरिंग के नंबर को लेकर था, लेकिन अब क्लियर हो गया है कि 85-85-85 तीनों दलों को जो है दे दिया गया है। 18 सीटों पर अभी भी मंथन बाकी है। हालांकि शरद चंद्र पवार के नेतृत्व में यह बैठक हुई जिसमें यह आंकड़ा निकलकर सामने आया कि कम से कम 85-85 सीटों का आंकड़ा लोगों के सामने रखिए। ठीक है सत्यप्रकाश, लौटती हूं मैं आपके पास। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी इस समय हमारे साथ न्यूज रूम में कनेक्टेड है और आयुष की भी मौजूदगी है। अदिति, क्या लग रहा है, ये पूरा फॉर्मूला सेट हो गया है? संजय राउत कम से कम आश्वस्त नजर आ रहे हैं। इससे पहले बीजेपी की तारीफ एक आध लेख में उन्होंने किया है, तो ऐसा लग रहा था कि स्थिति डावाडोल महाराष्ट्र में हो सकती है उद्धव गुट के लिए। क्या एक दबाव वाला फैक्टर जो है वो काम आया है? देखिए, यहाँ पर दो चीजें हुई हैं। पहला तो वो जो एक चर्चा थी कि क्या होगा, कौन बड़ा भाई होगा, तो यहाँ पर आयुष बड़े भाई वाला फैक्टर खत्म किया और कहा ये कांग्रेस अगर कम सीटों पर लड़ती तो जाहिर तौर पे कांग्रेस जैसी एक राष्ट्र पार्टी के लिए सवाल उठता कि क्या हरियाणा हारने के बाद उनके सहयोगी दल उन पे दबाव डाल रहे हैं। लेकिन एक उद्धव ठाकरे फैक्टर जरूर है, भले ही 85-85-85 पर बात हो गई हो, उसके बाद भी अभी आयुष आपसे जिक्र कर रही थी तो 255 आपने बताया सीटें, 270 पे सहमति बनने की बात है और बाकी की 33 सीटें या तो अलायंस या निर्दलीय तमाम अलग छोटी दलों को दी जाएंगी। ये ठीक वैसा ही स्ट्रैटेजी। पर एक बार आयुष आप बताएं कि उद्धव ठाकरे उन लोगों में से नहीं है। उद्धव ठाकरे खुद को अगला मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ईगो लड़ाई है जो वो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहते हैं। उसी कुर्सी की लड़ाई में उद्धव ठाकरे ने अपनी बिल्कुल विपरीत विचारधारा के अलायंस के साथ जाकर खड़े हुए और उद्धव ठाकरे इतने नाराज हो गए थे कि संजय राउत तो वॉकआउट कर गए और उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में मैसेज दिया था
कि हम नाना पटोले से बात करेंगे ही नहीं। ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे को 85 पर मनाना कि, और क्योंकि सवाल क्या होता है, जिसकी अब सिर्फ एक बात होती है, जिसकी स्ट्राइक रेट ज्यादा होगी वो मुख्यमंत्री का दावेदार होगा अगर परफॉर्मेंस अच्छी होती है और जीत के दायरे में आते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर 85 पे जो सबसे ज्यादा विधायक लेकर आता है वो चुनाव जीतेगा। लेकिन यहाँ पे 33 सीटें ऐसी भी हैं जो जाएंगी या तो लोकल जो पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका दबदबा है। सवाल ये उठता है कि अब भारतीय जो एमवीए है, महाविकास अघाड़ी ने महायुति की स्ट्रैटेजी यानी खास तौर पे भाजपा की स्ट्रैटेजी ली है। भाजपा ने भी अलायंस अलग अलग तरीके से, लेकिन इंडिपेंडेंस पर दाव जो हरियाणा में हुआ और नए छोटे दलों पर दाव चलने की बात यहां पर भारतीय जनता पार्टी की थी। और कैसे वोट में सेंधमारी करना हो, यहाँ पर जो लड़ाई और ये एकजुटता का जो जिक्र था, जो जनता के बीच में जा रहा था कि महाविकास अघाड़ी अगर सरकार में आएगी तो भी लड़ाई करती रहेगी, वो लड़ाई का एक न्यूट्रलाइजेशन किया है जिससे पॉलिटिकल पार्टी आरोप न लगा सके कि वहां सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि 4 घंटे की बैठक कल मंगलवार को हुई, उससे पहले 9 घंटे की बैठक हुई, वॉकआउट हुआ, नाराजगी हुई, लेकिन आखिरकार शायद शरद पवार मनाने में कामयाब हुए। इस बीच में यह खबर भी आई थी कि शरद पवार आज और राहुल गांधी सीनियर नेताओं से उन्होंने बात की है। एक तरफ अजीत पवार नाराज चल रहे हैं, अजीत पवार भी देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर सकते हैं। तो जाहिर तौर पे जब इतने बड़े अलायंस को खींचतान रहता है, लेकिन 85-85-85 की जो ये फॉर्मूला निकाला है, इससे कहीं ना कहीं कौन बड़ा भाई छोटा भाई ये सवाल खत्म हो जाता है। अदिति आपसे शिखा कुछ पूछ रही थी। जी जी, अभी तक कैलकुलेशन नहीं चल रहा था। 18 आयुष जो वो सीट्स है, 18 सीट्स जो भी रह गई हैं, ऐसा लग रहा है, अदिति से जरा सवाल पूछे कि क्या कांग्रेस या फिर उद्धव ठाकरे खुद वहां दाव चलना चाहते हैं या फिर शरद पवार? जो बाकी की सीटें 18 सीटें, हालांकि उसमें अभी आंकड़ा बढ़ भी सकता है, उस पर क्या उद्धव ठाकरे अपना दांव चलना चाहते हैं, कांग्रेस चलना चाहती है, शरद चंद्र पवार? और अदिति मेरा आपसे एक सवाल ये कि अभी तक हम ये कैलकुलेट कर रहे थे कि कौन सा दल ज्यादा सीटों पर लड़ेगा, वो कांग्रेस होगी या उद्धव ठाकरे, लेकिन इस पिक्चर में जो हमने कैलकुलेट नहीं किया या अज्यूम नहीं किया था वो एनसीपी थी, शरद चंद्र पवार का गुट। सोचिए वो सबसे कम सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, उनकी पार्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उनके भतीजे लेकर गए, उसके बावजूद भी वो बराबर सीटों पर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। शरद चंद्र पवार का कद है ये या उनकी पार्टी में अभी भी दम बाकी है? देखिए, ये एग्जिस्टेंस यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। महाराष्ट्र के चुनाव को एक आम चुनाव के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। उद्धव ठाकरे की लड़ाई आज भी भारतीय जनता पार्टी से है, इसलिए उद्धव ठाकरे हर उस सीट पे प्रत्याशी उतारना चाहते हैं जहां शिंदे वाली शिवसेना या भाजपा प्रत्याशी उतार रही है। शिंदे वाली शिवसेना के साथ सीधी लड़ाई है और भाजपा के साथ एक मान सम्मान की लड़ाई है। इसीलिए विभद्र के जो 12 सीटें थी जिस पर भाजपा के विधायक हैं, उसको लेकर लड़ाई हुई थी कि वहां तो एमवीए का कोई विधायक नहीं तो हम ही लड़ेंगे। अब इसको समझने की जरूरत है। शिवसेना का सिंबल या नाम जिसके पास भी है, यह चुनाव बताएगा कि असली शिवसेना कौन है। एनसीपी का सिंबल किसी के पास भी हो या नाम, लेकिन यह चुनाव बताएगा कि चाचा चाचा हैं या भतीजा चाचा के बड़े पॉलिटिकल गुरु निकले। तो जाहिर तौर पे यहां पर एग्जिस्टेंस का सवाल है और वही सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल जिस तरीके से उठापटक रही, भारतीय जनता पार्टी ने वो देखा, कई आरोप भारतीय जनता पार्टी के पास लगे आयुष। ऐसी स्थिति में और भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे से अलग होकर अपना मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया। देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री थे उनका कद कम किया, उनको डिप्टी सीएम बनाया। ये सब सैक्रिफाइस करने के बाद क्या 2024 के चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी वो अचीव कर पाएगी जिसके लिए पिछले 5 साल का स्ट्रगल हुआ? इसलिए ये और कांग्रेस के लिए, कांग्रेस हरियाणा में हारने के बाद एक एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एकदम मुट्ठी भर कांग्रेस नहीं है। ऐसे में अगर महाराष्ट्र में भले ही वो ज्यादा सीटों पे जीते या नहीं जीते, नाना पटोले के अस्तित्व की तो बात है ही है, लेकिन कांग्रेस का एमवीए महाविकास अघाड़ी अगर सत्ता में नहीं आता तो आप इमेजिन कीजिए वो राहुल गांधी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की इमेज में घूम रहे हैं, उनकी इमेज को लेकर क्या सवाल करेगी भारतीय जनता पार्टी। इसलिए ये एग्जिस्टेंस की लड़ाई ना
सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के लिए है, खुद महाराष्ट्र की अस्मिता का सवाल है। और महाराष्ट्र की इसीलिए अस्मिता के महाराष्ट्र सवाल के जनता साथ साथ इस कांग्रेस बार की अस्मिता की भी silently सवाल किसको हो वोट जाती करती है, किस क्योंकि पर विश्वास ऐसा करती है, लगा कि ये हरियाणा में देखते हैं कांग्रेस और चुनाव डिबेट जीत ही है। रही तो थी ये और असद की जीते लड़ाई जीते कांग्रेस जो है वो हार गई। सत्यप्रकाश भी लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, ये जो 85 का फॉर्मूला सेट हुआ है उसकी पीछे कोई खास वजह है? क्योंकि अगर सहमति बराबरी में तीनों में बन चुकी है और 33 सीट अगर अन्य दलों को दिया जा रहा है, तो क्या कॉन्सेप्ट, क्या कुछ लिया गया यहाँ से? बिल्कुल शिखा जी, देखिए ये बिल्कुल समझने वाली बात है कि आखिरकार कांग्रेस कैसे मान गई। कांग्रेस इसलिए कि कांग्रेस अपने आप को बड़ी भाई के तौर पर देख रही थी, सबसे ज़्यादा सीटें मांगने की बात कर रही थी, लेकिन शिवसेना ने भी पीछे हटा नहीं। शिवसेना की तरफ से लगातार दबाव बनाया गया। शिवसेना की तरफ से बार बार ये कहा गया कि जब आप गठबंधन की बात करते हैं, जब आप सहयोगी दल की बात करते हैं, तो आंकड़े में आप बड़े कैसे हो सकते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा वही होगा जो ज़्यादा सीटें लाएगा, जिसका स्ट्राइक रेट ज्यादा होगा। अब ऐसे में अगर कम सीटें मिलती है तो जाहिर तौर पर यह सवाल खड़ा होता है कि जब कम सीटें पर कोई चुनाव लड़ेगा तो उसकी स्ट्राइक रेट कम हो जाएगी। बिल्कुल, कोशिश कम से कम सारी पार्टीज कर रही है और जाहिर है कांग्रेस भी अपने सिर पर ये ठीकरा लेना नहीं चाहती। सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया। आयुष और अदिति, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।